हेलो ऑल ऑफ यू। अब मैं कमेंट पढ़ रहा था एक स्टूडेंट का, सर आप मेरा नाम क्यों नहीं लेते। जनरली मैं जो यहाँ पे देखता हूँ सबके नाम लेता हूँ, लेकिन वो बाय मिस्टेक हो सकता है किसी का नाम छूट जाए, तो इंटेंशनली नहीं रहता है। असना, ओके। और उनके दो डाउट है। पहला डाउट उनका ये कि वो मैं डिस्कस कर, पहला व्हाट इज सेविंग इन इंश्योरेंस स्टैंडिंग चार्जेस। सेविंग इन इंश्योरेंस स्टैंडिंग चार्जेस वो चीज होती है कि आप इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का क्लेम करते हो, पर अपन क्लेम करते हैं इंश्योर्ड स्टैंडिंग, जो जीपी रेशो वाला फॉर्मूला लगाते हैं उसमें नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय, तो इसमें इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आता है तो क्लेम करते हैं अपन इंश्योरेंस कंपनी से। लेकिन हो सकता है कि जब आपका डिसऑर्गेनाइज पीरियड रहा, वो आपका डिस्टर्ब पीरियड जो रहा, जो बिजनेस नहीं चला, उस वक्त कुछ इंस्टैंडिंग चार्जेस की जो आपने इंश्योर्ड कराए थे उसमें सेविंग हो गई, वो खर्चा नहीं हुआ तो बच गया पैसा। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आप ऊपर क्लेम कर रहे हो, तो नीचे सेविंग भी अगर होती है तो वो भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब वो हम क्लेम नहीं देंगे। इसीलिए सेविंग इंश्योर्ड स्टैंडिंग वो फिक्स चार्जेस है, वो खर्च होते ही है। लेकिन वो कहते हैं अगर वो खर्च ना हो, फॉर एग्जाम्पल स्किल्ड वर्कर थे, आपने उनको मगर इतनी वाला पोजीशन आपने बोला कि नहीं भाई स्किल वर्कर को निकाल दो, ऐसा कुछ बच जाता सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में अगर कुछ बच जाता, आपका खर्च नहीं होता है, तो फिर आप वो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है फिर क्लेम की इस बात का, तो वो हम उसमें से क्या करते हैं, माइनस। पहला डाउट ये था। सेकंड डाउट एक था स्टूडेंट का कि टर्नओवर जो आप एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर लेते हैं उसमें सेकंड डाउट है कि जो जो हम एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर में फिर से एक ईयर पहले वाला टर्नओवर क्यों लेते हैं, हम पिछले पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर भी तो ले सकते। करेक्ट बात है कि हम आप जब एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर भी तो ले सकते, आप इस साल का क्यों लेते, वो मतलब एग्जैक्ट एक साल वाला पहले क्यों लेते, वो इसीलिए एग्जैक्ट एक साल कि इंश्योरेंस कंपनी बोलती है वो एकदम लेटेस्ट है, आग जब लगी एग्जैक्ट उसके एक साल बाद हो तो एकदम लेटेस्ट है, तो इसीलिए वो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कहती है। ओके तो वहां पे इसलिए अगर इनफैक्ट आप एडिशनल एक्सपेंसेस वाला जो पॉइंट है उसमें जो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर होता है, वहां पर भी इंस्टीट्यूट के मटल में बोला, लेकिन इंस्टीट्यूट ऐसा करती नहीं है कि उन्होंने बोला कि पिछले साल का भी प्रॉफिट ले सकते आप, नॉट प्रॉफिट है, पिछले साल का भी टर्नओवर आप ले सकते, लेकिन वो एडजस्ट जो मगर एनुअल टर्नओवर जो लेटेस्ट वाला रहता है उसको वो कंसीडर करती है। तो इंस्टीट्यूट के जितने भी सजेस्टेड है, जितने भी आंसर थे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी, दे कंसीडर एडजस्टेड एनुअल लेटेस्ट वाला, तो वो ज्यादा रिलायबल रहता है, तो इसीलिए एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर को कंसीडर करते हैं। ओके थैंक यू। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22। ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। The premises of XY Limited were partially destroyed by fire on 1st of March 2017, and as a result, the business was practically disorganized up to 31st of August 2017. The company is insured under a loss of profit policy for rupees 1,65,000. ये policy amount दिए, having an indemnity period of 6 months. तो आग कब लगी भाई, 1st ऑफ मार्च को, तो ये साल शुरू हुआ तो यहाँ पे 1 मार्च 2017 से 1 मार्च 2017 से ओके 1 मार्च 2017 से लेके 31 मार्च तक, 31 अगस्त तक सॉरी, आपका बिजनेस डिस्टर्ब रहा 31 अगस्त तक यहां से। अब आगे हमसे कहता है इंफॉर्मेशन दिया, सिंपल क्वेश्चन है तो आप भी कर सकते हैं, एक हाथ पॉइंट कुछ न्यू आएगा यहाँ पे। तो एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, ये एक्चुअल टर्नओवर उसने हमको दिया 80,000 रुपीज का। टर्नओवर फॉर द करस्पॉन्डिंग पीरियड डिसलोकेशन इन द लास्ट 12 मंथ बिफोर द फायर। अब आप डोंट गेट कंफ्यूज, 12 मंथ आया तो ये पहला वाला पॉइंट ये आपका एक्चुअल टर्नओवर है, ठीक है, ये आपका एक्चुअल टर्नओवर है, और ये 2,40,000 आपका स्टैंडर्ड टर्नओवर। तो आप ये फिगर से कंफ्यूज मत होना, इन द 12 मतलब पिछले 12 महीने का वो करस्पॉन्डिंग पीरियड, मतलब पिछले 12 महीने में जो वो करस्पॉन्डिंग पीरियड आ रहा है उसी को कह रहा है, तो वो ये स्टैंडर्ड टर्नओवर ही है। ये डेट दे दिया 1 मार्च 2016 से लेके 31 अगस्त 2016 तक के। फिर टर्नओवर फॉर द लास्ट 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग फायर, तो आपको ये एनुअल टर्नओवर भी क्वेश्चन में दे रखा है। नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, फिर अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और फिर टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल। अभी तक तो कुछ भी नया नहीं है। फिर आगे कहते हैं ड्यू टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन ट्रेड बिफोर एंड अप टू द डेट बिफोर एंड अप टू द टाइम ऑफ द फायर, इट वाज अग्रीड दैट एन एडजस्टमेंट ऑफ 10% शुड बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अपवर्ड ट्रेंड इन टर्नओवर। मतलब आपका ट्रेंड भी क्वेश्चन में दिया कि 10% आपको अपवर्ड मतलब इंक्रीज करना है, कभी डाउनवर्ड भी होता है क्या, ऐसा तो कुछ हो सकता है कोई बिजनेस में ऐसा हो, लेकिन ऐसा रेयरली हो सकता है, तो अपवर्ड ट्रेंड ही रहता है वो बिजनेस का डाउनफॉल हो रहा है तो बंद ही कर देंगे ना बिजनेस। ओके द कंपनी इनकर एडिशनल एक्सपेंस अमाउंटेड टू रुपीज 9,300 immediately after the
fire, but for these expenditure the turnover during the period of dislocation would have only be rupees 55,000. अब ये जो सेंटेंस है मैं इसको हाईलाइट करता हूं, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे. ये जो ब्लू कलर से जो भी हाईलाइट करो ये क्या है 55,000, इसको बाद में डिस्कस करेंगे. देयर इज ऑल्सो ए सेविंग ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 2,700 सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस एज ए रिजल्ट ऑफ द फायर. तो 2,700 रुपए की आपकी सेविंग है. तो क्वेश्चन सिंपल है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सिंपल. बस जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट करो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नया पॉइंट आया यहाँ पर, उसको अपन डिस्कस करेंगे. तो अब आप नोटबुक में जाएंगे और वहां पर आप लिखेंगे ओके, यहां पे आप लिखेंगे बा ओके, क्वेश्चन नंबर 22 और पेज नंबर 19. ठीक है, क्लास क्वेश्चन 22 एंड पेज नंबर 19. सबसे पहले आप कैलकुलेशन ऑफ, आप इसका ऐसा कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट और स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट वैसा बोथ आर करेक्ट, कुछ नहीं होता उससे. कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट ओके, वहां पे आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट in respect of reduction in turnover, in respect of reduction in turnover. So यहाँ पे reduction in turnover multiply by gross profit ratio. उसमें 2 लाइन के स्पेस रखना, फिर लिखना इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशनल एक्सपेंस टोटल यहां पे, उसके बाद फिर लेस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस. ओके, तो यहां पर फिर आ जाएगा हमारा टोटल लॉस ऑफ अमाउंट ऑफ टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट. उसके बाद आपने लिखना है यहां पे एवरेज क्लॉज, और एवरेज क्लॉज को आपको पिछले क्वेश्चंस में जितनी जगह लगी उतना ही यहां पे लगेगा, तो उतना स्पेस रख लेना आपने. ओके, एवरेज क्लॉज के लिए उतना स्पेस रख लेना. ओके, उसके बाद फिर हम लोग वर्किंग नोट्स शुरू करेंगे वन बाय वन. सबसे पहले वर्किंग नोट किसकी बनती है? सबसे पहले वर्किंग नोट बनेगी हमारा वर्किंग नोट सबसे पहले रिडक्शन इन टर्नओवर, रिडक्शन इन टर्नओवर. Reduction in turnover. Okay. So reduction in, how we calculate reduction in turnover? Standard adjusted standard turnover. सबसे पहले standard turnover जो कि आपको 1 मार्च 2016 से लेके 31 अगस्त 2016, ये स्टैंडर्ड टर्नओवर. ये अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई है पॉइंट नंबर बी पे. कितना अमाउंट है आपका? 2,40,000. तो यहां पे आप लिखेंगे 2,40,000. क्वेश्चन में क्या ट्रेंड दिया है? क्या आपको क्वेश्चन में ट्रेंड दिया है? यस. कितने परसेंट ट्रेंड दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमको ट्रेंड दिया हुआ है उसने वहां पे 10% का. तो यहां पे ऐड ट्रेंड 10%. तो 2,40,000 रुपए का 10%, दो ये आएगा आपका 24,000 रुपए. सो यहां पे आप टोटल लिखेंगे एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर
एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर 2,40,000 प्लस 24,000, तो ये आता है आपका 2,64,000, 2,64,000 लेस एक्चुअल टर्नओवर। तो एक्चुअल टर्नओवर जो आपका 1 मार्च 2015 से लेके 31 अगस्त 2015, नॉट 15 सॉरी 17, ओके 2017। तो आपका एक्चुअल टर्नओवर क्वेश्चन में कितना दिया, एक्चुअल टर्नओवर दिया हमको 80,000 रुपीज, तो आप यहां पे लिखेंगे 80,000 रुपीज। तो उम्मीद थी 2,64,000 का सेल्स होने, हुआ सिर्फ 80,000 रुपए का, तो सेल्स तो बहुत कम हुआ हमारा। सेल्स हुआ हमारा, सेल्स सिर्फ 80 हुआ, तो हमारा सेल्स कितने से कम हुआ, 1,84,000। तो ये आ गया आपका रिडक्शन इन टर्नओवर, ये आ गया हमारा रिडक्शन इन टर्नओवर। अब उसके बाद सेकेंड जो हमको कैलकुलेट करना है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, हाउ वी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? नेट प्रॉफिट, ओके, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। देखो आपने ना, मैं अमाउंट का, आपने ये जो रुपी का साइन होता है, ये आपने ऊपर में लिखे तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन कहीं पे ऊपर में नहीं लिखा हुआ, जैसे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, मैं बता दो आपको, डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे मैं नेट प्रॉफिट में रुपी का साइन यूज करना बेटा। आपने जैसे ऊपर में ये स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ऊपर में लिख दिया तो चल जाता है। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं कि ऊपर में लिखी, तो अपने को हर इसके सामने करना है, हर इसके रुपी का साइन लगना है। तो आप जल्दी, नेट प्रॉफिट कितना दिया आपको, पॉइंट नंबर अगर आप देखेंगे डी में नेट प्रॉफिट दिया 90,000 रुपीज का, सेल्स जी पॉइंट में दिया आपको 5 लाख का, और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 60,000 का। तो आप यहां लिखेंगे 90,000, 90,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय सेल्स जो आपका है 5 लाख रुपए का, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा यहाँ पे 90,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 30%, करेक्ट आंसर 30%। ओके, फिर थर्ड अपन वर्किंग नोट कौन सी बताते, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो राइट डाउन देयर एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। हाउ वी कैलकुलेट एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर? एनुअल टर्नओवर, तो एनुअल टर्नओवर क्वेश्चन में हमको दिया हुआ, एनुअल टर्नओवर ये दिया हुआ है पूरे 1 मार्च 2016 से 28 फरवरी 2017, 6 लाख। 1 मार्च 2016 से 28 फरवरी 2017, 6 लाख रुपए का। एड ट्रेंड 15%, सॉरी 10% दिया, सो 6 लाख का 10%, 60,000। तो आपका यहां पे एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर हुआ, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर यार आपका 6,60,000। ओके 6,60,000, 39% करेक्ट, वो तो ठीक है पहले के मैसेज से। ओके, सो हमारा 6,60,000 कितना आ गया ये एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। अब स्टेप नंबर हमारा जो फोर्थ वर्किंग नोट कौन सी रहती है, एडिशनल एक्सपेंस। सो राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर फोर्थ, एडिशनल एक्सपेंस, एडिशनल एक्सपेंसेस least of the below shall be allowed। ओके, तो उसमें पहला पॉइंट आपका क्या होता है, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस। आप बोलेंगे इस तो आप नहीं कर लेना चाहिए था, सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस। इसमें एक पॉइंट नया आएगा बस बेटा, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस। पहले अपन ये लिख लेते, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस जो क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ रहता है, कितना अमाउंट है वो,
एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस कहीं हाईलाइट करूँ, ये देखो 9300। ओके, तो एग्जामिनेशन में भी एक चीज ख्याल रखना, जब आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर, जब भी जैसे भी टेस्ट पेपर जब आप सॉल्व करोगे, तो एक चीज ख्याल रखना, जैसे इंपॉर्टेंट है इसको सर्कल कर ली, इसको सर्कल कर ली, तो क्या होता है जब अपन ढूंढना पड़ता पूरे क्वेश्चन, अरे कहाँ गया आपका एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, ये 9,000 थे, तो सर्कल कर ही रहे तो जल्दी से उस पर नजर जाती है, नहीं तो फिर आप फिर पूरा क्वेश्चन देखते हो, तो इसको ख्याल रखना। ओके, तो आपका एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस 9300 है, 9300। सेकेंड आप लिखोगे सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस। अब इसको अच्छे से समझना, ये थोड़ा नया पॉइंट है आपके लिए। सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आप बोलेंगे सर क्या नया है, ऐसे तो हमने सॉल्व कर रहे हैं ना जब से, अब थोड़ा ध्यान से आप सुनेंगे बेटा। अब मैं कहता हूं कि सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस में कैलकुलेट करने आता हूं, तो मैं कोई क्वेश्चन में यहाँ पे एक्चुअल टर्नओवर जब मैं देखता हूं, तो एक्चुअल टर्नओवर कितना है हम लोगों का, एक्चुअल टर्नओवर है हमारा 80,000 रुपए। एक्चुअल टर्नओवर कितना, 80,000, मतलब वो इंटरप्ट पीरियड में हमारा सेल्स कितना हुआ, 80,000 रुपए का सेल्स हुआ इंटरप्ट पीरियड में। तो मैंने कहा सर 80,000 रुपए का सेल्स हुआ, लेकिन हमको एक क्वेश्चन नीचे में कहता है, यहाँ पे कहां पे कहीं पड़े, हाँ ये जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया उसको देखना पे, वो कहता है बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर दैट, मतलब एडिशनल एक्सपेंस जो आपने 9,300 का करे, उसके बाद क्या कहता है, बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर दैट टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन वुड हैव बीन ओनली ₹55,000। अब इसका मीनिंग समझना, वो कहता है 55,000 रुपए का टर्नओवर होता इफ एडिशनल एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड। इसका मतलब होता है वुड हैव बीन ओनली रुपीज, अगर आप ये एडिशनल एक्सपेंसेस खर्च नहीं करते, तो वो कहता है एडिशनल एक्सपेंस, तो आपका टर्नओवर कितना होता, बट फॉर दिस एक्सपेंस द टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन वुड हैव बीन ओनली रुपीज। सिर्फ 55,000 रुपए का ही टर्नओवर होता, वुड हैव बीन ओनली ₹55,000। 55,000 रुपए का ही टर्नओवर होता अगर ये एडिशनल एक्सपेंस नहीं होते, वुड हैव बीन, तो सिर्फ 55,000 का ही टर्नओवर होता। लेकिन एक्चुअल टर्नओवर आपका 55,000 नहीं है, एक्चुअल टर्नओवर हुआ आपका 80,000। देयरफॉर सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस, एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से आपका कितना हुआ, 80,000 रुपए का एक्चुअल टर्नओवर हुआ। लेकिन अगर वो एडिशनल एक्सपेंस नहीं होते तो वुड हैव बीन ओनली, सेल्स वुड हैव बीन ओनली कितना होता था, सिर्फ 55,000 होता था। तो मैं बोला कि भाई 80,000 रुपए का सेल्स हुआ, अगर एडिशनल एक्सपेंस नहीं हो तो सिर्फ 55,000 का ही सेल्स होता है। इसका मतलब एडिशनल एक्सपेंस की वजह से सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस कितना होगा, 25,000। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में। सो मैंने आपसे कहा कि यहां पे एक्चुअल टर्नओवर कितना हो, 80,000 रुपए। ये नया पॉइंट है इस क्वेश्चन में, एक्चुअल टर्नओवर कितना हो, 80,000 रुपए। लेकिन अगर वो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस नहीं होते तो वुड हैव बीन, आपका सेल्स सिर्फ कितना होता था, 55,000 रुपए का होता था। तो 55,000 रुपए का ही सेल्स होता था। इसका मतलब 80,000 रुपए का सेल्स हुआ, एडिशनल एक्सपेंस नहीं हो तो 55 का ही सेल्स होता। तो एडिशनल एक्सपेंस के वजह से कितना सेल्स हुआ आपका, 25,000 एडिशनल सेल जनरेटेड बाय, वेरी गुड बॉम्बे। तो 25,000 रुपए का आपका एडिशनल एक्सपेंसेस हुआ, एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से वो सेल्स हुआ है। तो ये सब जो मैं लिखता हूं ना यहाँ पे ऐसे रेडिंग से, तो आपको भी ये चीज ख्याल में, रेडिंग से आपने भी लिखे उसको कि रिवीजन के वक्त आसानी हो। तो यहां पर अब आप लिखेंगे सेल्स अपने को क्या निकालना है, एडिशनल एक्सपेंस की वजह से कितना हुआ। तो यहां पे 80,000 एक्चुअल था और एक्चुअल टर्नओवर, लेकिन ये एडिशनल एक्सपेंस नहीं होता तो 55 वुड हैव बीन, सिर्फ 55 का ही होता। जीपी रेशियो भी कैलकुलेट करें अपन ने 30%, तो डिफरेंस 25 आएगा। 80 माइनस 55, 25 का 30%, 25 का 30%, दैट्स कम 7,500, दैट्स कम 7,500। वुड हैव बीन ओनली, इतना ही होता, वुड हैव बीन, लेकिन हुआ कितना, 55, वुड हैव बीन ओनली 55, इतना ही होता, लेकिन हुआ कितना, 80, मतलब 25 ज्यादा हुआ ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस। तो वहां पे 25,000 का 30%। ओके ना, ये नया पॉइंट था तो मैंने इसको रेडिंग से लिखा। मैंने जहां रेड कलर मैंने यूज किया, आपको भी रेड कलर यूज करना है। अभी इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता चला, जब हम रिवीजन लेक्चर पे जब आप रिवाइज करोगे, जब आपको सिर्फ रेड इंक वाले आपको पॉइंट्स देखना रहेगा। ओके, सो यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंस
अब इस क्वेश्चन में बताओ ना क्या नया है, कुछ भी नया है नहीं है, 95% सेम है, बस ये पॉइंट नया है तो उसको रेडिंग में लिखे आपने। एडिशनल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर प्लस uninsured standing charges plus uninsured standing charges। सो एडिशनल एक्सपेंस हमने लिखे अभी कितना है 9300। आपका ग्रॉस प्रॉफिट और एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कैलकुलेट करें, ग्रॉस प्रॉफिट एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कितना था, एनुअल टर्नओवर 6,60,000। सो 6,60,000 का 30% डिवाइडेड बाय 6,60,000 का 30% और अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्वेश्चन में कितना दिए 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज। तो यहां प्लस 5,000। ओके, नाइन 070.93। ओके, इसको लिख लो आप 90, ऊपर में तो ओके 9071। सो इसको आप यहां पे लिखेंगे लोअर ऑफ द थ्री दैट इज रुपीज, लोअर कितना है आपका 7,500। 7,500 इज अलाउेबल। ओके, इज अलाउेबल। 9071 करेक्ट, लेकिन सबसे कम वाला ये क्लेम के अमाउंट तक पहुंच गई, ये बहुत स्पीड में रहते। कौन है, सृष्टि। ओके, सृष्टि गणेश। ओके बेटा ठीक है, चलिए 7,500 इज अलाउेबल। अब क्या करना है, अब बोले अब हो गया, अब आपका आदत होगी अभी क्वेश्चंस की, इसलिए जल्दी जल्दी आंसर्स दे रहे। गुड, सब आप यहाँ पे इसके बाद आ जाएंगे और अब आप लोग यहाँ पे बस अपने को फिगर्स लिखना है। रिडक्शन इन टर्नओवर, रिडक्शन इन टर्नओवर कैलकुलेट करें अपन ने, वो आया था अपना 1,84,000। ओके, सो 1,84,000 जो कि आपने वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट करे, फिर वर्किंग नोट नंबर 2 में जो कैलकुलेट करे 30% जीपी रेशो। सो 184 का 30% दैट्स कम 55,200 जो आपने वर्किंग नोट नंबर 4 में अभी कैलकुलेट करे। क्या कैलकुलेट करे वर्किंग नोट नंबर 4 में हमने, अमाउंट कितना था लोवेस्ट हमारा 7,500। तो 55,200 प्लस 7,500 दैट्स कम 62,700। सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितनी है आपकी, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके लगे 2,700, तो 2,700। तो ये आपका अमाउंट ऑफ लॉस आ जाएगा 60,000। ओके, उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेबल सम इक्वल्स टू एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जिस तरीके से मैं प्रेजेंट करो वैसे ही आपको एग्जाम में करके आना है, इसमें एक नंबर नहीं कटेगा, लेकिन जैसा मैं प्रेजेंटेशन करो वैसे ही आपको करना है। सो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर जो हमने कैलकुलेट करे वहां पे, वो अपना कितना आया था 6,60,000। ओके, तो 6,60,000 30%, तो हमारा 1,98,000। पॉलिसी अमाउंट जो क्वेश्चन में पॉलिसी अमाउंट कितनी दी अपने को क्वेश्चन में देखेंगे, ऊपर में हाईलाइट कर लगा 1,65,000। एग्जाम में आदत रखना आपने, ये एग्जामिनेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैं जो हाईलाइट कर रहे हो सर्कल फटफट, क्वेश्चन जब पढ़ते हो ना आप लोग, तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही ऐसे उसको सर्कल करते रहना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या होता है जब अपन फिर वो फिगर्स अपने को लगती तो सीधा वो सर्कल्स पे ध्यान जाते और प्रॉपर अपन जल्दी होता है, मतलब वक्त बचता है अपना। ओके, तो ये आपका 1,65,000, 1,65,000।
तो पॉलिसी 1,65,000 की होना चाहिए था 190, तो अंडर इंश्योरेंस है, तो आप यहां पे लिखेंगे अब पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट इज ऑफ रुपीज 1,65,000, वेयर एज इंश्योरेबल सम इज रुपीज, कितना आया था इंश्योरेबल सम हमारा 198, 1,98,000, so 1,98,000, that means it is a case of under insurance, it is a case of under insurance, hence average clause will apply, hence average clause will apply. Amount of claim, policy amount divided by insurable sum multiply by loss of profit, multiply by loss of profit. ओके, तो यहां पे पॉलिसी अमाउंट कितनी है हमारी 1,65,000, इंश्योरेबल सम कितना है 1,98,000, 1,98,000, और आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना आया, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट यहां पे अपन जो कैलकुलेट करें 60,000, सो 1,65,000 डिवाइडेड बाय 1,98,000 मल्टीप्लाई बाय 60,000, तो ये आ रहा है आपका 50,000, 50,000। डन, तो बहुत लोगों ने सही जवाब दिया यहाँ पे 50,000, असना, फिर गुरलीन कौर, अनन्या, ओके वेरी गुड, अमित डी यादव, अमित, ओके, मेरे को कभी ऐसा लगता है नाम आप लोग ने, ओके, फिर हितेश, करेक्ट बेटा, 50,000 करेक्ट, बहुत से बच्चे ने पहले आंसर दे रखे, एवरेज क्लॉज आप लेंगे, प्रिया, करेक्ट बेटा। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पे सॉल्व करे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 22। आप लोगों ने सर 4 क्वेश्चन कर लिया आज अपन ने, अरे कोई बात नहीं, तो 4 क्वेश्चन क्या सिंपल सिंपल थे ना, अपने कोई ऐसा कोई भारी काम नहीं करे ना अपन आज, जो 4 क्वेश्चन लॉस ऑफ प्रॉफिट पे अपन ने किया आज। सो हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट पे कहां से शुरू हुई, लॉस ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 4 क्वेश्चन, लेकिन वो सिर्फ प्रोसेस है, ठीक है, जो नए पॉइंट है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब क्वेश्चन नंबर आपको पता है 23 जो है, ऐसा इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ये क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ऐसा क्वेश्चन नंबर 23 जो भी हम करने जा रहे हैं, यस सुमित्रा, करेक्ट आंसर बेटा, करेक्ट आंसर, ओके। सो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अच्छा 5 ओके लिखा है, तो 50, अच्छा 50,000, 50K, ओके 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 सुब्रता, ओके बेटा, ध्यान से अब ध्यान से क्वेश्चन नंबर 23, इसको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं ट्राई करूं, जो आपका वक्त है क्लास खत्म होने का 2 बजे, उसके पहले मैं खत्म करें, लेकिन अच्छे से समझना जरूरी है। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे, शुरू तो अभी हम इसको कर लेंगे। अब ध्यान से सुनो, हो ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मेरे को नहीं दिखा, नहीं ऐसा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बच्चों को कहता भी था, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आज आपको मिलेंगे उसमें ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो मैं बहुत बार बच्चों को बोलता था, जब ये क्लास में कर रहा था, देखो एग्जाम में कभी भी आ सकता है, और अभी 1-2-3 अटेम्प्ट पहले ऐसा क्वेश्चन आया भी, पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से आप मेरी बात सुनिए, डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल, बस थोड़ा सा अभी तक जो क्वेश्चंस करे उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे फिगर्स अभी तक क्वेश्चन में इजीली दे दिया था, एक्चुअल इतना, स्टैंडर्ड इतना, एनुअल इतना, वो क्वेश्चन में दे देता था, लेकिन यहाँ पे फिगर्स उसने डायरेक्टली नहीं दिया, अपने को फिगर्स निकालना है, अभी कैसे निकालना है अपन डिस्कस करेंगे, ओके। देखेंगे, मोनालिसा एंड कंपनी रन्स प्लास्टिक गुड्स शॉप, फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम क्वार्टरली सेल्स टैक्स रिटर्न। अभी सेल्स टैक्स रिटर्न पहले बोला करते थे, अब उसको मतलब जीएसटी के भी जो रिटर्न होते हैं ना, अभी जो जीएसटी आ गया, सेम चीज आपको जीएसटी रिटर्न है, ठीक है, जीएसटी रिटर्न फाइल। अब उसने अपने को सेल्स की फिगर दिया है यहाँ पे 2009, 2009, ठीक है, 2009, 2010, 2011 और 2012। पहले क्वेश्चन को अच्छे समझना, ठीक है। तो अपने को 4 साल की सेल्स की फिगर दिया, लेकिन यहां पे कैसा दिया, क्वार्टरली, आप देख रहे होंगे यहाँ पे,
फ्रॉम 1 जनवरी, फ्रॉम 1 जनवरी, फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में, एग्जाम के पहले देखना है, अलग क्वेश्चन एकदम। तो 1 जनवरी से 31 मार्च, फिर 1 अप्रैल से 30 जून, 1 जुलाई से 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। लेकिन क्वार्टरली आपको यहाँ पे रिटर्न्स दिया है। क्वार्टरली सेल्स मतलब ये आपको जो फिगर आपने जो रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटी डिपार्टमेंट को, आप बोले ये सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को जो रिटर्न फाइल करे, उन रिटर्न्स में आपको, आप क्वार्टरली बताते हो कि हमारा इतना सेल्स हुआ, अपन डिपार्टमेंट को बताते, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इनको बता दे इतना सेल्स हुआ, तो उसने उसकी इन्फॉर्मेशन वहां से दिया कि हमने जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स को दी थी वहां से सेल्स की फिगर हमको दी हुई है। तो पिछले 4 साल के लिए 2009, 2010, 2011 और 2012, और क्वार्टरली दिया हर साल में कि आपको जनवरी से मार्च तक इतना, अप्रैल से लेके जून इतना, जुलाई से लेके सितंबर इतना, अक्टूबर से दिसंबर तक इतना। अब उसने यहाँ पे नीचे अपने को यहाँ पे कुछ दिया है पीरियड वाइज, कुछ और सेल्स दिया। सेल्स फ्रॉम 1 सेल्स फ्रॉम 1 2011 टू 30 2011, सेल्स फ्रॉम 16 2012 टू 30 2012, सेल्स फ्रॉम 16 2011 टू 31 2011, सेल्स फ्रॉम 16 2012 टू 31 2012। अभी दिमाग में बात आती है कि भाई ऐसे 15-15 दिन के सेल्स वो डेट के दिए, क्यों दिए, अभी आप समझेगा। ए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी वॉज टेकन फॉर ₹1 लाख, तो यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट 1 लाख है। फायर ऑक्यूड ऑन 15 सितंबर, ये इंपॉर्टेंट है। 15 सितंबर 2012 को आग लगी, 15 सितंबर 2012 के आग लगी। Indemnity period was for 3 months. Net profit was ₹1,20,000 and standing charges all insured. अब यहाँ पे पूरे के पूरे standing charges insured थे. All insured amounted to ₹43,990 for the year ending 2011. Determine the insurance claim. एक चीज मैं आपको कह दूं कि क्वेश्चन में यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंसेस के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो जरूरी नहीं है कि एडिशनल एक्सपेंस हर क्वेश्चन हो ही। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे उसमें एडिशनल एक्सपेंस है, अभी नहीं है। तो अब आपको एक खुशी होगी, जो वर्किंग नोट नंबर 4 अपन एडिशनल एक्सपेंसेस की बनाते थे, अब इस क्वेश्चन में एडिशनल एक्सपेंसेस ही नहीं है, तो वर्किंग नोट नंबर जो 4 एडिशनल एक्सपेंसेस की होती थी वो बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि एडिशनल एक्सपेंसेस ही क्वेश्चन में, वो काम कम हो गया लेकिन काम बहुत बड़ा भी। अब काम बड़ा क्या, मैं आपको समझाता हूँ। 15 सितंबर आपका 2012, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझते अपन पहले। सो मैं यहाँ पे अब इसको अपन क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 23 और पेज नंबर है आपका 90। ध्यान से आप सुनेंगे। ओके, पहले समझना क्या हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे उसने पिछले 4 साल की अपने को सेल्स की फिगर उसने दे दिया क्वेश्चन। अब इस पॉइंट को समझना, अभी क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा तो वहां पे और क्लियर होगा पॉइंट। तो मैं कहता हूं ये पिछले 4 साल की बात चल रही, तो ये 2 साल की वैसे जरूरत है अपने को, वो ठीक है, उसको मैं बाद में बात करूं। ओके, तो 1 साल ये हमारा 2012 जिस साल आग लगी, और ये 2011। ओके, अब डेट ऑफ फायर यहाँ पे 15 सितंबर है, ये 15 सितंबर इज डेट ऑफ फायर, 15 सितंबर। सो 15 सितंबर 2012, 3 महीने तक रहा, तो 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 दिसंबर तक बिजनेस हमारा डिस्टर्ब रहा, 15 दिसंबर 2012। तो ये जो यहाँ पे पीरियड हो, ये हुआ मेरा एक्चुअल टर्नओवर हुआ। यहाँ पे जो टर्नओवर होगा दैट विल बी एक्चुअल टर्नओवर, दैट विल बी एक्चुअल टर्नओवर। ओके, अब इस खेल को अच्छे से समझना। अब इस क्वेश्चन में वैसे 2009-10 की भी इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है, लेकिन 2009 और 10 की इंफॉर्मेशन क्यों दी अपन बाद में बात करें, उसका भी यूज है। अभी 2011 और 12 की बात करते हैं। मैं 2012 की बात अगर मैं करूं तो 4 क्वार्टर है अपने, कितने क्वार्टर? 4 क्वार्टर। तो यहाँ पे ये पहला क्वार्टर कब आपका, यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि फर्स्ट क्वार्टर की बात अगर मैं करूं तो ये आपका हो गया जनवरी से लेके मार्च तक, जनवरी से लेके मार्च तक, अच्छे समझना। सेकेंड क्वार्टर जो है आपका अप्रैल मंथ से लेके आपका कौन सा, अप्रैल मई जून, जून मंथ तक, अप्रैल से लेके जून तक। थर्ड क्वार्टर जो आपका होगा जुलाई से लेके, एक मिनट, थर्ड क्वार्टर ये सितंबर इधर पे आ गया, एक सेकंड रुको, जगह की कमी इसे कहते हैं, रुक जाओ एक सेकंड, इसको मैं प्रॉपर लिख रहा हूं, जगह वो सितंबर मेरे को वहीं पे लाना पड़ेगा, एक सेकंड रुकेंगे बस।
ओके, ठीक है। तो यहाँ पे वो डेट लिख रहा हूं वापस, डोंट वरी। तो पहला फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर। अब अच्छे से समझना। तो मैंने कहा आपसे कि पहला क्वार्टर आपका जनवरी से लेके मार्च तक, सेकेंड क्वार्टर अप्रैल मंथ से लेके अप्रैल मई जून जून तक, थर्ड जुलाई से लेके अगस्त तक, और फोर्थ फिर आपने जुलाई अगस्त सितंबर, सॉरी जुलाई से लेके सितंबर तक, सितंबर तक, और फोर्थ क्वार्टर अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। अब इस खेल को अच्छे से समझना बच्चों। मैंने आपसे कहा कि ये जो मेरा डेट ऑफ फायर कितनी थी सर, डेट ऑफ फायर जो थी हमारी दैट इज 15th ऑफ सितंबर, 15th ऑफ सितंबर 2012। 3 महीने तक इंडेमनिटी पीरियड दिया, और एक्चुअल कितना आपका डिस्टर्ब रहा नहीं बोला तो हम 3 महीने ही मानेंगे कि 3 महीने बिजनेस डिस्टर्ब रहा हमारा 15 दिसंबर 2012 तक। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन में एक्चुअल टर्नओवर नहीं दिया, खेल समझना अच्छे से। एक्चुअल टर्नओवर क्वेश्चन में हमको दिया हुआ नहीं है। अब आप मेरे को बताओ, अगर क्वेश्चन में एक्चुअल टर्नओवर नहीं दिया अपने को, तो मैं कैसे एक्चुअल टर्नओवर निकाल सकता हूं? तो आप क्या बोलेंगे इस पीरियड का, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, जनरली प्रेफर नहीं करता लेकिन काफी छोटा हो गया इसलिए मैं जूम कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि मुझे यहां पे जो मेरे को सेल्स की जो फिगर दी है, ये सेल्स की फिगर मेरे को इस 2012 की बात चल रही, ये जो 1,48,000 रुपीज का सेल्स है, ये कब से सेल्स है आपका? ये आपका 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर का सेल है। मतलब इस पीरियड का सेल्स, इस पीरियड का सेल्स उसने मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है। कौन से पीरियड का सेल्स? ये वाले पीरियड का, कि ये वाला सेल्स। एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। ओके, सुनो आप ध्यान से मेरे। तो मेरे को अक्टूबर से ये पीरियड का सेल्स मेरे को पता है, मतलब ये क्वार्टर वाइज पता है, ये पीरियड का मेरे को सेल्स पता है। यहाँ पे ये पता है ये कौन से क्वार्टर में आ रहा है, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का सेल्स पता है। लेकिन आप मेरे को बताइए, मेरे को अगर एक्चुअल टर्नओवर निकालना है, वो मेरे को अक्टूबर से लेके दिसंबर नहीं चाहिए, मेरे को 15 सितंबर से लेके मेरे को कब तक चाहिए, मेरे को 15 सितंबर से लेके मेरे को कब तक के चाहिए, वो 15 दिसंबर तक। लेकिन मैं अगर आखिरी क्वार्टर का टर्नओवर लू, तो बच्चे वो कहां से शुरू हो रहा है, अक्टूबर से दिसंबर तक, 1 अक्टूबर से लेके और 31 दिसंबर तक टर्नओवर है। तो यहां से लेके 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर। लेकिन एक्चुअल में फिगर कितना, मेरे को कहां का टर्नओवर चाहिए, मेरे को चाहिए 15 सितंबर से लेके मेरे को 15 दिसंबर तक चाहिए। अब कॉमन सेंस लगाएंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मैं इस फिगर को निकाल लूं। इसको यहां पे कैसे फिगर निकाल सकते हैं? क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है कि मैं एक काम करूं, क्या काम करूं भाई? ओके, आप बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हो, बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अब मैं, क्या ये हो सकता है कि मैं ये 15 दिन का जो यहां पे, ये जो मेरा 15 दिन का, जो इस 15 दिन का, ये 15 दिन का, क्योंकि पिछला क्वार्टर जुलाई टू सितंबर पूरा नहीं ले सकता ना मैं, मेरे को तो 15 सितंबर से चाहिए। तो ये 15 डेज का, ये 15 डेज का, ये 15 डेज के सेल्स को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं। 15 डेज के इसको क्या कर दूं, ऐड करूं। तो मैंने कहा ये 15 दिन का जो सेल्स है आपका, कौन सा, 15 सितंबर से 30 सितंबर तक के का सेल्स है, इसको मैं ऐड कर दूं ये वाली फिगर में। ये वाली फिगर में मैंने क्या करा, ऐड कर दिया। तो ये फिगर लिया, इसको अपन ये वाली फिगर में ऐड करें, लेकिन मेरे को 15 दिसंबर तक ही चाहिए। तो ये 15 दिन का जो सेल्स ऊपर जा रहा है यहाँ पे 15 दिसंबर से 31 दिसंबर, ये फिगर, ये वाले 15 डेज को मैं क्या कर दूं, मैं माइनस कर दूं। तो मेरा ये टर्नओवर निकल आएगा ना 15 सितंबर से लेके 15 दिसंबर तक। कैसे? मैंने कहा मेरे को अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का सेल्स दिया हुआ है फोर्थ क्वार्टर का, मगर क्वेश्चन में ये जो नीचे सेल्स दिए हुए थे ना, ये 15-15 दिन के सेल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे फिगर मिल जाएंगे अपने, जो 15 डेज की बात करो। तो मैंने कहा ये जो फोर्थ क्वार्टर है, इसमें ये जो 15 दिन का सेल्स नहीं आया 15 सितंबर से 30 सितंबर तक, ये 15 दिन का सेल्स मैं ये फोर्थ क्वार्टर की फिगर में ऐड कर दूं। लेकिन मेरे को एक्चुअल टर्नओवर, एक्चुअल टर्नओवर जो मेरे को चाहिए वो कहां तक चाहिए, मेरे को सिर्फ चाहिए 15 दिसंबर तक। तो 15 दिन जो ऊपर जा रहा है, 15 दिन को मैं क्या कर दूंगा ऐसे माइनस, तो मुझे एक्चुअल टर्नओवर का फिगर निकल आएगा। ये बात आपको समझ में आई, मैंने क्या कहा आपसे, समझ में आया किस तक? तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल टर्नओवर अपने को नहीं दिया है,
अपने को ये टर्नओवर निकालना पड़ेगा, तो ये पार्ट बढ़ जाता है, ये पार्ट बढ़ जाता है। ओके, तो इस तरीके से एक्चुअल टर्नओवर निकलेगा। अब वैसा ही जैसे मैंने आपको एक्चुअल टर्नओवर ये भी बताया, उसी तरह पिछले साल की अगर अपन बात करें तो वैसा ही पिछले साल किस में होगा आपका, लास्ट ईयर इसी तरीके से आपका वो भी कैलकुलेट होगा। क्या कैलकुलेट होगा? इसी तरीके से आपका स्टैंडर्ड टर्नओवर, फिर वैसे ही आपको यस सर रसना करेक्ट बेटा, तो आपका इसी तरीके से आपका कैलकुलेट करें। तो आप यहां पे 2011 की बात करें तो वैसे ही यहां पर भी आपके 4 क्वार्टर होंगे। ओके, अब वही फोर्थ क्वार्टर लास्ट ईयर में, तो जैसा सेल्स मैंने यहां पे एक्चुअल टर्नओवर का जो आपको सेल्स बताया, जैसे ये एक्चुअल टर्नओवर की मैंने बात किया आपको, उसी तरह आपका स्टैंडर्ड टर्नओवर का पिछले साल की बस फिगर रहेंगी। उसी तरह हम लोग कौन सा टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे, इसी तरीके से अपन स्टैंडर्ड टर्नओवर भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर भी फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर रहेगा। अभी 4 क्वार्टर ये पिछले साल भी अपने, अब यहां पर भी पहला आपका जनवरी से लेके मार्च तक, फिर अप्रैल मंथ से लेके जून तक, फिर जुलाई मंथ से लेके सितंबर तक, और फिर आपका अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। तो यहां पर भी सेम, अगर मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूं, यहां पर भी मैं कहता हूं कि यहां पे आग कब लगी, वही सॉरी डेट ऑफ फायर तो इस साल था आपका 2012 में, मगर हमको स्टैंडर्ड टर्नओवर लेना है तो हमको पिछले साल का करस्पॉन्डिंग पीरियड लेना है। तो मेरे को ये फिगर चाहिए, कौन सी फिगर चाहिए? मुझे चाहिए कि 15 सितंबर 2011 से लेके 15 दिसंबर 2011 में कितना सेल्स हुआ था। वेरी गुड, आप जो आंसर, ठीक है अभी आखिरी में देखते, लेकिन अभी ध्यान मेरी बात सुन। लेकिन जब मैं यहां पर अगर लू, यहां पे क्वार्टर की बात करूं, यहां पर अगर क्वार्टर की बात, तो अक्टूबर से लेके ये बहुत, एक सेकेंड, ओके, ये अक्टूबर से लेके दिसंबर तक रहेगा। तो सेम चीज मैं यहां पे क्या करूंगा, सेम चीज मैं यहां पे बात करूंगा कि सितंबर मंथ के 15 डेज और ये दिसंबर मंथ के 15 डेज, ये 15 डेज को मैं क्या करूंगा, ये 15 डेज को मैं ऐड कर दूंगा इसमें फोर्थ क्वार्टर में, और ये वाले 15 डेज जो रहेंगे मेरे, ये 15 डेज को हम क्या करेंगे, माइनस। तो मुझे पता चल जाएगा ना मेरा टर्नओवर ये 15 सितंबर से लेके 12 दिसंबर तक, ये आपका स्टैंडर्ड टर्नओवर भी यहां पे फाइंड आउट हो जाएगा। अब मेरे को बताओ किशन, करेक्ट, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो, सबको समझाना है। स्टैंडर्ड टर्नओवर, ओके, क्वेश्चन पहले किए थे कि तुमने ट्रेंड वाला जो अमाउंट तुमने बताया, परसेंटेज बताया, सॉरी परसेंटेज बताया। ओके, सुनो मेरी बात, तो ये रहा आपका स्टैंडर्ड टर्नओवर, इस तरीके से निकालेंगे। अब आप समझे क्या हो रहा है? तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल टर्नओवर, अब वर्किंग नोट 4 नहीं रहेंगी, बढ़ गई, और क्यों? क्योंकि अब हमको स्टैंडर्ड एक्चुअल टर्नओवर की एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में हमको बनाना है। दूसरा में स्टैंडर्ड टर्नओवर की एक वर्किंग नोट बनेगी, और तीसरा हमारा इसी तरह कौन सा बनेगा, एनुअल टर्नओवर भी रहेगा। सो एनुअल टर्नओवर अगर मैं 1 साल पहले की बात करूं, कोई और कलर इसलिए यूज करें कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए, तो अगर एनुअल टर्नओवर की बात करें तो वो एनुअल टर्नओवर आपका ये रहेगा। तो यहाँ पे एनुअल टर्नओवर में ये क्वार्टर्स तो हम लोग ले लेंगे, ये वाले जो क्वार्टर्स है ना जनवरी से, एक सेकेंड, ये वाला क्वार्टर आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका, एक सेकेंड मैंने यहां तक लिया, इस 1 मिनट, ओके। एनुअल टर्नओवर की बात करें तो वो इतना है एनुअल टर्नओवर। तो आप एनुअल टर्नओवर में यहाँ पे जैसे आपने कहा कि सितंबर वाला है, तो ये वाला आ जाएगा, ये फिगर भी आएगा, ये वाला भी आएगा, फिर यहाँ पे जो आपका फोर्थ क्वार्टर है दिसंबर वाला, जगह नहीं है, वो वाला भी पूरा आप यहाँ आएगा। मगर यहाँ पे जो 15 डेज वाला रहेगा, मेरे को तो 15 सितंबर से चाहिए ना, तो ओके, तो यहाँ पे 15 सितंबर से, तो 15 सितंबर से 15 दिन अपने को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और 15 दिन वैसे ही यहाँ पे अपने को यहीं तक फिगर चाहिए बच्चे, यहीं तक फिगर चाहिए ना, तो 15 दिन का यहीं तक चाहिए। तो 15 दिन जो ऊपर गया तो अपने को एनुअल टर्नओवर में 15 दिन माइनस करेंगे, और यहाँ पे एनुअल टर्नओवर अपने को 15 सितंबर से चाहिए, तो यहाँ पे अपन अक्टूबर से अपने को क्वार्टर सेल मिलेगा, तो 15 दिन का जो सेल्स यहाँ पे, इसमें क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ऐड कर देंगे, और यहाँ पे 15 दिन का यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, डन। तो इस तरीके से अपने को फिगर्स कैलकुलेट करना रहेगा, किसका, आपका स्टैंडर्ड टर्नओवर, एक्चुअल टर्नओवर एंड आपका एनुअल टर्नओवर। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ये टर्नओवर अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आपका एडिशनल पार्ट है इस क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हम लोग अभी तक करते हुए आए, वैसा ही क्वेश्चन है,
लेकिन इस क्वेश्चन में हमको क्या चीज नहीं दी हुई है, हमको दी हुई नहीं है टर्नओवर्स नहीं दिए हुए, तो ये 3 टर्नओवर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर हम जैसे क्वेश्चन करते वो ओके ओके। तो फिर हमको ये होमवर्क कैसे दे दूं, होमवर्क ऐसा ही क्वेश्चन देता हूं ना आपको, ये तो मैं करूंगा, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन मेरे को भी तो कुछ करने दो, ऐसे ही क्वेश्चन जो आज करा है मैं आपको होमवर्क दूंगा, डोंट वरी। ओके, तो जल्दबाजी में नहीं करेंगे, पहले हम लोग एक्चुअल निकालते, फिर स्टैंडर्ड निकालते, फिर एनुअल निकालते। क्वेश्चन अगर 2 बजे तक जितना हो उतना कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा, फिर अपन बचा हुआ भले कल कर लेंगे। तो अपन शुरू कर दिए, डिस्कशन हो गया इस क्वेश्चन पे, तो सॉल्व करना शुरू करते। तो पहले आप वहां पे लिख लो, पहले क्वेश्चन में आप यहाँ पे जो हम लिखते हैं सबसे पहले आप वहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ or you can say statement of calculation of total loss of profit, calculation of total loss of profit। ओके ओके ध्यान से, क्या बोलते हो, अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन देता हूं ना, ऐसे ही क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, फिक्र मत करो। अभी यहां ध्यान दो, अब यहां ध्यान देंगे, बातें नहीं। तो यहां पे अपन सबसे पहले लिखते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडक्शन इन टर्नओवर, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडक्शन इन टर्नओवर। तो यहां पे रिडक्शन इन टर्नओवर, रिडक्शन इन टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसके बाद 2 लाइन का स्पेस रखना, फिर लिखेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशनल एक्सपेंस, नहीं लेकिन लिख लो, यहां पे नील लिख देंगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशनल एक्सपेंस, इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशनल एक्सपेंस। फिर ये आपका टोटल आएगा और यहां पे आप माइनस करेंगे लेस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो यहां पे आपका आ जाएगा अमाउंट ऑफ टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके डन, इतना लिखे आपने। उसके बाद फिर आपने लिखना एवरेज क्लॉज का भी हेडिंग दे दो, उसके लिए स्पेस रख देना। तो यहां पे एवरेज क्लॉज, एवरेज क्लॉज, ओके एवरेज क्लॉज। अब इसमें कितना स्पेस रखता है, 10-12 लाइन, तो मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ता हूं। उसके बाद फिर यहाँ पे वर्किंग नोट शुरू होंगे हमारे। ओके वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट में एक चीज ख्याल रखना आपने, वर्किंग नोट में आप एक चीज ख्याल रखेंगे, अपने को यहाँ पे वर्किंग नोट बनाते वक्त क्या वर्किंग नोट बढ़ गई अपनी, यहाँ पे सीधा रिडक्शन इन टर्नओवर मत शुरू हो जाना। रिडक्शन इन टर्नओवर अभी अपने को पता ही नहीं, तो कहां से लिख लेंगे, सॉरी अपना स्टैंडर्ड टर्नओवर, एक्चुअल टर्नओवर अपने को पता ही नहीं, तो कहां से अपन उसको शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहली वर्किंग नोट यहां पर आपका होगा, फर्स्ट वर्किंग नोट विल एक्चुअल टर्नओवर। ध्यान से, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं, मगर फिगर्स बराबर अपने को उठाना है, वो पिक करने में गलती कर सकते तुम, तो बड़े ध्यान से आपने सुना। एक्चुअल टर्नओवर कहां से निकालेंगे, डेट ध्यान रखना अपना, यहां पे 15 सितंबर 2012 को, तो डेट में गड़बड़ मत करना। तो यहां पर आपको जैसे उसने सेल्स 16 सितंबर बोले, ठीक है, तो यहां पे 16 सितंबर 2012 से लेके 3 महीने का बोला 15 दिसंबर 2012। डेट मैं जान के डेट लिख रहा हूं, गड़बड़ होना नहीं चाहिए। ओके, अब मेरे को बताओ, ये अभी ऊपर समझाया आपको, तो 15 सितंबर से 30 सितंबर 2012, वो 15 दिन का अपन पहले लेंगे ना टर्नओवर, 15 सितंबर से 30 सितंबर तक के का। फिर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर का जो रहेगा, उसमें से 15 दिन 15 दिसंबर से 31 दिसंबर माइनस करेंगे, तो अपने को 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक के फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, सो यहां पे आप लिखो टर्नओवर फ्रॉम 16th में जान के डेट्स लिख रहा हूं, और आपको भी लिखना एग्जाम में, 16th ऑफ सितंबर 2012 टू 30th ऑफ सितंबर 2012। ये फिगर्स उठाने में गड़बड़ नहीं करना। तो ये 15 दिन का टर्न ओवर, 16 सितंबर से 30 सितंबर। तो क्वेश्चन में 16 सितंबर से
तो 2012 16 सितंबर से, गड़बड़ नहीं करना, 16 सितंबर 2012 से लेके 30 सितंबर 2012 तक, 16 सितंबर 2012 से 30 सितंबर 2012 तक टर्नओवर देखा जाए तो कितना, जीरो। वो 15 दिन का जीरो टर्नओवर था। अब वो जीरो था तो यहाँ पर आपने इसको नील लिख देने। 15 दिन का टर्नओवर जीरो बोला है, वहां पे कुछ रहती फिगर तो अपन वो लिखते थे। अब 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2012 ले ली। अब चौथे क्वार्टर की फिगर लेंगे अपन, अक्टूबर से दिसंबर 2012 की एक्चुअल टर्नओवर बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये चौथे क्वार्टर की फिगर ये 1,48,000, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एड टर्नओवर, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है आपको, टर्नओवर फ्रॉम 1 अक्टूबर 2012 टू, हमको निकालना है 15 दिसंबर 2012। मगर वो क्वार्टर में 31 दिसंबर तक रहेंगे तो 15 दिन का 15 दिसंबर से 31 दिसंबर माइनस कर देंगे। तो अब नीचे लिखेंगे 1 अक्टूबर 2012 से लेके 31 दिसंबर 2012 की फिगर हमको फोर्थ क्वार्टर ये 1,48,000। तो यहां पे आप लिखो इनर कॉलम में 1,48,000, 1,48,000। ओके, 1,48,000 उसमें से आप 15 दिन की माइनस कर दो। तो 15 दिन का माइनस करे आपने 16 दिसंबर 2012 से लेके 31 दिसंबर 2012 को, उसको माइनस करो। तो यहाँ पे आप फिगर देखो, 16 दिसंबर 2012 से लेके 31 दिसंबर 2012 कितनी फिगर दी, यहाँ पे फिगर, ये 15 दिन की फिगर से नीचे दी हुई 20,000 रुपए। तो ये फिगर्स को पिक करने में क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन आसान है, और मस्त इसे फिगर बराबर पिक कर दो, एकदम अलर्ट रहना। तो ये 20,000 रुपए इसमें से अपन माइनस कर देंगे। तो आउटर कॉलम पे ये आ गई बराबर, ये कितनी फिगर आ गई आपकी 1,28,000। तो यहां पर हमने कैलकुलेट कर ली एक्चुअल टर्नओवर। कितना कैलकुलेट कर लिया अपन, एक्चुअल टर्नओवर, जो कि 1,28,000। ओके, 1,28,000। बच्चों खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, ऐसे ख्वाब देखो ना। मैंने बार बार आपको इसलिए कहता हूं कि आप अपने आप को हमेशा हमेशा खूब बड़ा सोचो, खूब अच्छा अचीव करो लाइफ में, और मेहनत करने से कभी डरना नहीं। तो मेहनत करने से पीछे भी नहीं हटना। मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, मतलब मेहनत अगर नहीं करो और लाइफ में सब आसानी से मिल जाता है, उसकी अहमियत भी नहीं होती। मैं सच बता रहा हूं आपको, सब इजीली सब मिल गया आपको, छोटी उम्र में आईफोन चाहिए, सब मिल गया, तो जब कमा के फिर अहमियत नहीं रह जाती उसकी। तो मेहनत करे बाद और फिर जब अचीव होता है उसका अलग ही टेस्ट रहता है। खूब मेहनत करना पड़ता है। कभी लगता भी डाउट भी तरह होगा नहीं होगा, बोले क्यों नहीं होगा यार, आप इतने टैलेंटेड हो, बिल्कुल होगा। बस अपने आप पे भरोसा रखना, किसी से कम नहीं हो। अभी आपने सेशन के बाद अगर आपको लगा ना कि रोल मॉडल कौन, अपने आप को मिरर में जाके देखना, आप खुद आपके रोल मॉडल हो, आप में इतनी काबिलियत है। बस मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना। ओके, अब आते हैं अपन सेकेंड पॉइंट, स्टैंडर्ड टर्नओवर जो अपने को कैलकुलेट करना। भाई सर ये पिछले क्वेश्चंस में तो नहीं करते, अरे क्या करूं, क्वेश्चन में दिया नहीं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। लिखो फिर इसी बात पे, स्टैंडर्ड टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर आपका पिछले साल, ऊपर जो लिखा बस लास्ट ईयर की डेट डाल दो, 16 सितंबर 2011 से लेके 15 दिसंबर 2011, 15 दिसंबर 2011। अब वही होगा 15 सितंबर 2011 से 30 सितंबर 2011 तक कि 15 दिन की मेरे को फिगर पहले मैं ले लेता हूं। सो टर्नओवर फ्रॉम 16 सितंबर 2011 टू 30 सितंबर 2011। तो क्या ये क्वेश्चन में हाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, अब देखो 16 सितंबर 2011 टू 30 सितंबर 2011 कितना दिया आपको, 34,000। सो राइट डाउन हियर 34,000 add turnover from 1 October 2011 टू 15 December 2011 हमको चाहिए। तो यहां पे 1 October 2011 से लेके 31 दिसंबर 2011 की फिगर मिल जाएंगी, वो क्वार्टरली रिटर्न जो दी आपने उसमें से। मगर ये 15 दिसंबर 16 दिसंबर से 31 दिसंबर की फिगर उसमें से माइनस करेंगे तो वो फिर 15 दिसंबर तक की फिगर मिल जाएगी। तो लास्ट ईयर का अगर मैं टर्नओवर देखूं फोर्थ क्वार्टर का, वो 1,90,000 रुपए, स्क्रीन पे देखो आप, ये 1,90,000 यहां से फिगर ले रहा हूं। तो यहां पे आप लिखो 1,90,000, ये 3 मंथ की। अब इसमें से अपन 15 दिन का माइनस करेंगे, 16 दिसंबर 2011 से लेके 31 दिसंबर 2011, ये 15 दिन का अपन माइनस कर देंगे।
तो क्वेश्चन में देखिए, हमने देखो 16 दिसंबर 2012 से लेके, सॉरी 2011, 16 दिसंबर 2011 से लेके 31 दिसंबर 2011, तो ये फिगर यहाँ पे दी 60,000। तो आपने अमाउंट बराबर लेना बेटा, 60,000, 15 दिन का सेल्स हटा दो, तो ये आउटर कॉलम पे आ जा रहा है आपका 1,30,000, 1,30,000। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड टर्नओवर 34 प्लस 1,30,000, तो ये आ गया हमारा 1,64,000। ये स्टैंडर्ड टर्नओवर हमारा आ गया 1,64,000। तो स्टैंडर्ड टर्नओवर भी निकाल लिया हमने, एक्चुअल भी निकाल लिया। ये क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा सा जो बेसिक वर्किंग नोट है अमाउंट निकालने की, वो अपन कर लेते हैं आज। तो हमारा एक्चुअल टर्नओवर हो गया, स्टैंडर्ड टर्नओवर हो गया। अब अपने को एनुअल टर्नओवर निकालना है, तो उसके बाद एनुअल टर्नओवर लिखेंगे आप, थर्ड वर्किंग नोट, एनुअल टर्नओवर। अब गड़बड़ नहीं करना, एनुअल टर्नओवर की पहले डेट लिख लो, कहां से चाहिए, 16 सितंबर 2011, पिछले साल से इस साल आग लगे तक, तो 15 सितंबर 2012 तक, इतना हमको फिगर, इतनी का सेल्स चाहिए। अब ध्यान से, जब आप टर्नओवर निकालोगे यहाँ पे, तो पहले 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक, ओके, 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर, ओके, 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आपको पहले वो 15 दिन का लो, फिर आपका अक्टूबर से दिसंबर तक मिल जाएगा, फिर जनवरी से मार्च भी मिल जाएगा, फिर आपको अप्रैल से जून भी मिल जाएगा, फिर जो आप अप्रैल जून है, या फिर जुलाई से सितंबर जो लोगे, वो अपने को 15 सितंबर को आग लगी, तो 16 सितंबर से 30 सितंबर को 15 दिन का अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, तो यहां से कहानी शुरू करो, तो पहले 16 सितंबर 2011 से लेके 30 सितंबर 2011। तो लिखेंगे अब आप यहाँ पे, turnover from 16, okay, turnover from 16th of September 2011 to 30th of September 2011, 16 सितंबर 2011 से लेके 30 सितंबर 2011, तो यहां बराबर लेना, 16 सितंबर 2011 से 30 सितंबर 2011, यहाँ 15 दिन की फिगर बराबर लेना है। डेट ध्यान से 34,000, तो आप यहां पे लिख लो 34,000, 34,000, 34,000। ओके, अब उसमें ऐड करेंगे हम टर्नओवर फ्रॉम 1st of October 2011 टू 31st of December 2011। फिर अपने को टर्नओवर, मैं पहले लिख लेता हूं सारे, फिर अमाउंट ले लेंगे, फ्रॉम, दूसरा का फिर आपका 1 जनवरी 2012 से लेके 31 मार्च 2012, फिर उसके बाद दूसरा क्वार्टर, उसके बाद वाला क्वार्टर, इसके बाद वाला क्वार्टर आपका 1 अप्रैल 2012 से लेके 30 जून 2012। उसके बाद नेक्स्ट आपका टर्नओवर, टर्नओवर फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई 2012 टू 15th ऑफ सितंबर लेना पड़ेगा, 15th ऑफ सितंबर, आग जब लगी 2012। लेकिन जब आप ये कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जब आप ये कैलकुलेट करेंगे, इसमें थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, इसमें मैं इनर कॉलम में 1st ऑफ जुलाई 2012 से लेके आपको 30 सितंबर 2012 की फिगर रहेंगी, उसमें से अपन माइनस करना पड़ेगा 15 दिन का, 16 सितंबर 2012 से लेके 30 सितंबर 2012। समझ में आ रहा है क्या कहानी चल रही है? ये क्लेम के अमाउंट पे आ गए। अरे थोड़ा रुको किशन जी, सुनो अब मेरी बात यहाँ पे। अब ये समझा कहानी क्या लिखा मैंने ये पहले 16 सितंबर से लेके, आपने 16 सितंबर से 30 सितंबर, फिर अक्टूबर से दिसंबर, फिर जनवरी से मार्च, फिर मार्च से जून, और फिर जून से 15 सितंबर चाहिए। तो यहाँ पे तो मेरे को 30 सितंबर तक आएगा, तो 15 दिन माइनस करूंगा तो 15 सितंबर तक आ जाएगा। अब फिगर बराबर लेते जाओ। यहाँ पे क्वार्टर आपका देखना, पिछले 2011 में ये आपका आ गया, 2011 में अक्टूबर से, 2011 में ये फिगर रही, अक्टूबर से लेके दिसंबर 1,90,000, तो यहाँ पे लिखो 1,90,000, गड़बड़ नहीं करना। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो फिगर है आपके, उसके बाद फिर जनवरी 2012, जनवरी से लेके मार्च तक 1,62,000, तो यहाँ पे लिखिए 1,62,000। उसके बाद फिर अप्रैल से लेके जून 2,21,000, फिर 2,21,000।
उसके बाद है फिर यहाँ पे 1,75,000, लेकिन ये कब तक है, 30 सितंबर तक। तो मैंने यहाँ पे लिखा भाई 30 सितंबर तक है वो, तो 1,75,000, मगर मेरे को 15 सितंबर तक चाहिए, तो 15 दिन का माइनस करेंगे, 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ पे जीरो है, इसीलिए मैं यहाँ पे नील लिख देता हूँ। तो ये आउटर कॉलम में उतना ही चले जाएगा, 1,75,000। ओके, टोटल करो, एनुअल टर्नओवर भी आ गया, 34,000 प्लस 1,90,000 प्लस 162 प्लस 221 प्लस 175, तो ये आ रहा है आपका 7,82,000, 7,82,000, ये आ गया आपका एनुअल टर्नओवर। ये क्या आ गया, एनुअल टर्नओवर। ओके, डन। अब क्वेश्चन बहुत, अब एनुअल टर्नओवर, अब बोलेंगे सर चलो भाई एक्चुअल स्टैंडर्ड एनुअल पता चल गया, अब बोलेंगे चलो चलो अब रिडक्शन इन टर्नओवर ये सब निकालते हैं। आप देखो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी मैं अगर पढ़ूं तो इस क्वेश्चन में कहीं भी ट्रेंड के बारे में बात नहीं किया, ट्रेंड के बारे में बात नहीं किया। कितना ट्रेंड है इस क्वेश्चन में, कुछ अपने को बोला है कि उसने ट्रेंड के बारे में कुछ भी बोला नहीं है। लेकिन अगर हम यहां पर देखें इस चीज को, आपने अच्छे से समझना, ट्रेंड के बारे में बोला नहीं, लेकिन कभी भी कोई इंफॉर्मेशन ये 2009 और 2010 की बेवजह तो इंस्टीट्यूट ने ये फिगर नहीं दी होंगी ना आपको, कोई ना कोई पर्पस होगा 2009 और 2010 की फिगर क्यों दिया। यहां से हमको ट्रेंड पता लगेगा, कैसे ट्रेंड पता लगेगा समझो, मैं इसको वर्किंग नोट बना के देता हूं। 2009 से 2010 में जब आए तो हमारा जो प्रॉफिट, जो सेल्स था, 7,13,000 रुपए का सेल्स हुआ 6,20,000 से बढ़ के, मतलब 6,20,000 से बढ़ के 7,13,000 पे हुआ। ओके, यहां पे ध्यान दो, अभी सर एनुअल टर्नओवर फॉर 12 में भी निकालना है। अरे दो क्या निकालना है, काय को एनुअल टर्नओवर, पिछले साल का एनुअल टर्नओवर ऑफ 2011, एनुअल टर्नओवर एक ही होता है। व्हाट डू यू मीन एनुअल टर्नओवर, डेट ऑफ हायर थे बेटे, एक साल पहले के टर्नओवर, उसको एनुअल टर्नओवर बोलते हैं, वही निकालेंगे ना। पिछले साल का क्यों निकालेंगे, पिछले साल का तो मिलेगा ना, 2011 का मिल जाएगा फिगर अपने को यहाँ पे, ये तो टोटल करी हुई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो बेटा 6,20,000 से बढ़ के 7,13,000 हुआ, तो आपका सेल्स बढ़ा, मतलब पिछले साल 6,20,000 था, इस बार 6,20,000 से 7,13,000 हुआ, तो 7,13,000 हुआ, पिछले साल 6,20,000 था, मतलब 93,000 से मेरा सेल्स बढ़ा। तो 93,000 से सेल्स बढ़ा और 6,20,000 पिछले साल था, तो कितने परसेंट बढ़ा, 93,000 डिवाइड बाई 6,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका पिछले साल के कंपेयर में 15% से सेल्स बढ़ा। आप क्रॉस चेक करके देखो, 6,20,000 प्लस 6,20,000 प्लस 15%, वो आता है 7,13,000। मतलब 2009 से जब 2010 पे गए तो हमारा सेल्स 15% से बढ़ा। अच्छा, अब मैंने देखा 2010 से 2011 पे जाओ तो 8,19,950 सेल्स हुआ, पिछले साल ये था 7,13,000, तो 7,13,000 पिछले साल था, तो 8,19,950 हुआ सेल 7,13,000 से, मतलब 1,06,950 से सेल्स बढ़ा, जो कि पिछले साल मेरा सेल्स था यहाँ पे 7,13,000। तो 7,13,000 था, इस साल वो कितना हो गया आपको, इस साल हो गया आपको 1,06,950 डिवाइडेड बाय 7,13,000, इतने से बड़ा, सॉरी 1,06,950 से बड़ा, पिछले साल 7,13,000 था। तो यहां पर भी देखो तो कितने परसेंट आ रहा है, 15%। मतलब मेरा जो टर्नओवर है वो 15% से बढ़ रहा है, 15% से बढ़ रहा है, करेक्ट। अब कोई बोलेगा सर चलो 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 निकालते अपन 2011 से 2012 पे गए, अरे फिर इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं रहेगा बाबा, 2012 में आग लग गई, फिर तो डाउन हो गया, लेकिन पास्ट ट्रेंड बताता है कि 15% से बढ़ रहा है। मतलब जब हम रिडक्शन इन टर्नओवर, जब भी हम आगे स्टैंडर्ड टर्नओवर जब की फिगर लेंगे तो 15% का ट्रेंड हम लेंगे, और एनुअल टर्नओवर जहां पे भी ट्रेंड लेते हैं वहां पे 15% ट्रेंड लेना पड़ेगा। तो ये हिडन इंफॉर्मेशन थी, क्वेश्चन में ट्रेंड के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बोला था, लेकिन 2009 और 2010 की फिगर दिया, मतलब उसका कोई पर्पस था, तो वो था ट्रेंड निकालने के लिए। तो इस पे एक वर्किंग नोट बनेंगे, उसके बाद फिर मैं ये सेशन पढ़ाई बंद कर मतलब आज हम खत्म करेंगे, फिर आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। सो आप यहां पे लिखो फोर्थ वर्किंग नोट, ट्रेंड, ओके, ट्रेंड इन टर्नओवर, ओके। ट्रेंड हमेशा एनुअली रहता है,
वो ट्रेंड आपको एनुअल ट्रेंड लेना है, ठीक है, सेल्स पूरे साल का लेना है, एनुअली कितना ट्रेंड वो बढ़ रहा है। ओके, यहां पे लिखेंगे सेल्स फॉर द, आपने पिछले क्वेश्चन का जो ट्रेंड दिया रहता है ना वो एनुअल ट्रेंड रहता है, वो सेल्स फॉर द ईयर लिखो इसको 2009, आपको यहां से कितना दिया 6,20,000 रुपए, जैसे लिख रहा हूं अभी लिखो 6,20,000 रुपए। सेल्स फॉर द ईयर 2010 पूरे 2000 7,13,000 रुपए। उसके बाद सेल्स फॉर द ईयर 2011 वो हमने कैलकुलेट किया 8,19,950, 8,19,950। सो इंक्रीज, ओके, इंक्रीज इन 2010 7,13,000 हुआ, उसके पिछले साल था ये 6,20,000 डिवाइडेड बाय करो 6,20,000 पिछले साल था, तो पिछले साल के कंपेयर में कितना बढ़ा है हमने कैलकुलेट करे, ये आपका आ जाएगा 15%, ये कैलकुलेट करे ऑलरेडी। ओके, उसके बाद इंक्रीज इन 2011 ये आपका 8,19,950 है, और आपका पिछले साल था 7,13,000, तो ये डिवाइडेड बाय पिछले साल का सेल था 7,13,000 रुपए, उसके कंपेयर में कितने परसेंट बढ़ा। सो ये भी 15% ही आएगा, हमने कैलकुलेट कर चुके थे इसको, ये भी 15% ही आएगा। ओके, अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप खुद ही बोलना, अभी सिर्फ वर्किंग, देखो एडिशनल एक्सपेंस की इस क्वेश्चन में वर्किंग नहीं है, कोई एडिशनल एक्सपेंस है ही नहीं, तो सिर्फ आपका रिडक्शन इन टर्नओवर और अपना रिडक्शन इन टर्नओवर कैलकुलेट करना है हम लोगों को, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। अगर आपकी हिम्मत है, आई नो 2 बज गए, अगर आपकी हिम्मत है 5-6 से 7 मिनट लगेगा तो आप मेरे को बोलो, मैं कंटिन्यू करता हूँ और क्वेश्चन को खत्म करता हूँ। अगर आप बोले नहीं सर 6-7 मिनट की हिम्मत नहीं, तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, आपके ऊपर है। तो मैं तो 1 मिनट आपको टाइम देता हूँ, आप मेरे को बोलो कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ। ज्यादा नहीं, 6-7 मिनट का बचा हुआ, अगर आपकी कोई और क्लास लाइव होंगी तो फिर नहीं लूंगा। ओ, कंटिन्यू सर, ओके, और बाकी यस सर कंटिन्यू, ओके ओके सुमित्रा, ओके, चलो सब कंटिन्यू बोल रहे, यास्मीन, ओके बेटा कर दो सर, वेरी गुड, चलो वेरी गुड, ऐसे ही हमेशा, हमेशा नहीं, मतलब मैं भी आप लोगों का ख्याल रखता हूँ, ओवर बर्डन आप पे ना हो, लेकिन हमेशा ऐसे पॉजिटिव रहा करो, वेरी गुड। अब अपना मेन क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो आप यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 5 ये हमेशा फर्स्ट आती थी, यहाँ पे 5th आएंगी क्योंकि और वर्किंग नोट बनी। रिडक्शन इन टर्नओवर, ओके, रिडक्शन इन टर्नओवर, how we calculate reduction in turnover, स्टैंडर्ड टर्नओवर वो हमने कैलकुलेट करे वर्किंग नोट नंबर 2 पे, तो वर्किंग नोट नंबर 2 से फिगर आप लेके जाओगे जो कि 1,64,000 है, तो स्टैंडर्ड टर्नओवर 1,60,000, वहां रेफरेंस जरूर देना आप कहां से ले रहे हो, ओके, 1,64,000 एड 15% ट्रेंड, ये 15% ट्रेंड कहां से तय हुआ, अब भी ऊपर वर्किंग नोट नंबर 4 में, सो 1,64,000 का 15%, 1,64,000 का 15%, ये आ रहा है आपका 24,600। सो टोटल आपका यहां पे एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इज 1,88,600 लेस, यू नो इट, क्या करते हैं अपन, एक्चुअल टर्नओवर, तो एक्चुअल टर्नओवर वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने लिखे, वहां से फिगर ले लो, वर्किंग नोट नंबर 1 में एक्चुअल टर्नओवर कितना आया आपका 1,28,000, तो यहां पे अब सिंपल है, अभी मेन डिस्कशन हो गया, अब आपको पता है क्या करना है, 1,28,000, तो आपका रिडक्शन इन टर्नओवर आ गया, ये रिडक्शन इन टर्नओवर, रिडक्शन इन टर्नओवर 60,600, रिडक्शन इन टर्नओवर 60,600, ओके। फिर रिडक्शन इन टर्नओवर के बाद हम क्या लिखते हैं, रिडक्शन इन टर्नओवर के बाद हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सो उसके बाद 6th वर्किंग नोट, ओके,
मैं उम्मीद करता हूं आप लिख पा रहे हो बराबर है। 6 वर्किंग नोट, ओके 1 लाख, सॉरी वर्किंग नोट नंबर 6, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तब आप क्वेश्चन में देखो नेट प्रॉफिट क्या हमको दिया हुआ है, हाँ नेट प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, यहाँ पे उसने नेट प्रॉफिट दिया 1,20,000 रुपए ये दिया है, और पिछले साल का टर्नओवर आप यहां से, और एक मिनट स्टैंडिंग चार्जेस 43,990, ये देखो ये आपका स्टैंडिंग नेट प्रॉफिट, और आपका ये पूरा का पूरा स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड था 43,990, और आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर ये है, यहाँ से अपने को ये 8,19,950, यहाँ से आपने फिगर ली 8,19,950 लास्ट ईयर का टर्नओवर है, और ये आपका नेट प्रॉफिट और ये आपका स्टैंडिंग चार्जेस। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट दिया है 1,20,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया 43,990, और लास्ट ईयर का जो टर्नओवर दिया है 8,19,950, 100 से मत, सो 1,20,000 प्लस 43,990 डिवाइडेड बाई 8,19,950 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया 20%। करेक्ट, करेक्ट रखना 20%। उसके बाद ये भी हो गया। अब अपने को 7th वर्किंग नोट आपका एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो एनुअल टर्नओवर हमने कैलकुलेट करे, एनुअल टर्नओवर जो कि वर्किंग नोट नंबर 3 में कैलकुलेट करते थे। एनुअल टर्नओवर कितना आता है 7,82,000, सो 7,82,000 एड 15% ट्रेंड इसमें, तो आपका 7,82,000 का 15%, 7,82,000 का 15%, वो आता है 1,17,300। तो ये आ गया आपका एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो 7,82,000 प्लस 1,17,300, तो ये आ रहा है आपका 8,99,200। अब अच्छी बात ये कि इस क्वेश्चन में आपको एडिशनल एक्सपेंस नहीं दिया, तो मैं ऐसे ही बस लिख दे रहा हूं, आपको पता रहे ये एडिशनल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में कुछ भी इनकर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं दिया। डन। तो यहाँ पे सारी वर्किंग नोट हो गई। अब बस अपने को वहां पे स्टेटमेंट पे लिखना रहेगा। इतना आप सबने लिखे, बस 2-3 मिनट और बेटा, 2-3 मिनट और। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं एडिशनल एक्सपेंसेस आपका। अब यहाँ पे आप आ जाओ जो आपने पहले लिख रखे, रिडक्शन इन टर्नओवर। रिडक्शन इन टर्नओवर हमने अभी कैलकुलेट करे, वो है 60,600, जो कि वर्किंग नोट नंबर 5th में लिखे हो, गड़बड़ नहीं करना। मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशियो 20%, अभी हमने कैलकुलेट करे वर्किंग नोट नंबर 6 में। तो 60,600 मल्टीप्लाई बाय 20%, दैट्स कम 12,120। ये तो है ही नहीं आपका एडिशनल एक्सपेंस, तो ये 0, 12,120। क्या सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आएगा? क्या बोल रहे कुछ एक सेकेंड, क्या आप 89, अच्छा 300 होगा, ओके बेटा 89 तो करेक्ट, 8,99,300, ओके करेक्ट करेक्ट, ओके यस ठीक है, ये बराबर था 782 का 15%, यस करेक्ट, ओके। आ जाओ वापस आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन पे, किधर थे किधर थे किधर थे किधर थे, इधर, ओके बेटा। यहाँ पे अब ये अब आपका सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आपको कहीं पे ये कहीं मैंने हाईलाइट करो कि सेविंग इन इंश्योरेंस, वो भी नहीं दिया। ओके तो ठीक है भाई, इसको यहाँ पे ये भी नील, तो ये 12,120 ये आ गया अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब जल्दी से एवरेज क्लॉस का लिखेंगे एंड देन डन। ओके इतना लिखे 12,120, कुछ भी इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में सेविंग नहीं और एडिशनल एक्सपेंस भी क्वेश्चन में दिए हुए नहीं है। अब उसके बाद एवरेज क्लॉस, इंश्योरेबल सम
इक्वल्स टू एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशो। तो ये आपने भी कैलकुलेट करे एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, वो आपका था 8,99,300। ओके, 8,99,300। सो 8,99,300 मल्टीप्लाई बाय 20%। ये तो 8,99,300 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो वो आ रहा है 1,79,860। 1,79,860। ओके, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, करेक्ट है। ओके ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो 8,99,300 का 20%, 1,79,860। ओके, अब उसके बाद, यस यस, ओके, उसके बाद अब यहां पे आप कहेंगे पॉलिसी अमाउंट। पॉलिसी अमाउंट क्या उसने हमको क्वेश्चन में दे रखी है? पॉलिसी अमाउंट, हाँ, पॉलिसी अमाउंट उसने क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? यहां पे 1,00,000 रुपए की पॉलिसी अमाउंट है। पॉलिसी अमाउंट ऑफ रुपीज 1,00,000। ओके, अब इसके बाद लिखेंगे आप पॉलिसी अमाउंट इज ऑफ रुपीज 1,00,000 वेयर एज इंश्योरेबल सम is of rupees 1,79,860. So 1,79,860. Therefore, that means it is a case of under insurance. Hence, average clause will apply. Amount of claim, इंश्योरेबल सम गलत है। 1,79,800 क्यों गलत है? वन 1,79,860 तो है। एक सेकेंड किशन, इंश्योरेबल सम, एक सेकेंड, किसने बोला इंश्योरेबल सम? कैलकुलेट सर, इंश्योरेबल सम गलत है। कैसे 1,79,860? जस्ट 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुई? एक सेकेंड रुकना, एक मिनट। अमाउंट ऑफ क्लेम मैं देख रहा हूं, 2 मिनट रुकना बेटा। अमाउंट ऑफ क्लेम, पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल सम मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट। एक सेकेंड ना, चेक कर लेते, डोंट वरी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। थोड़ा आज लेट हो गया आप लोग, एक सेकेंड रुकेंगे बस। यहां पे क्या इंश्योरेबल सम आपका एडजस्टेड, आपका ये 782 प्लस 15%, 8,99,300। 8,99,300 लिखा मैंने यहाँ पे, और 8,99,300। ओके, यहाँ पे फिर 8,99,300 का जीपी रेशो क्वेश्चन में आया 20%। जीपी रेशो क्वेश्चन में आया, ये तो ट्रेंड है, जीपी रेशो क्वेश्चन में था 20%। तो यहाँ पे 8,99,300 का 20%, 1,79,860। क्या गलत हुआ? करेक्ट तो है। अच्छा, मेरा एवरेज गलत? अरे यार, तुम्हारा गलत है, ऐसा मत करो ना, कोई बात नहीं। चलो, पॉलिसी अमाउंट कितना है आपका? 1,00,000 रुपए। इंश्योरेबल सम कितना? 1,79,860 मल्टीप्लाई बाय लॉस कितना आया था? 12,120। 12,120।
1,00,000 डिवाइडेड बाय 179,860 मल्टीप्लाई बाय 12120, यार ये 6738.57, तो ये 6738.57, तो इसको 39 कर लेते। ओके डन। ओके भौमिक, ओके 6738 गुरलीन करेक्ट बेटा, डन। 6738.39 कर लिया उसको, 63, ओके 6739 करेक्ट। चलिए तो आज थोड़ा सा लंबा सेशन, आई एम रियली सॉरी, 10-12-13 मिनट ज्यादा हो गया, ठीक है, आई एम रियली सॉरी। तो ये सेशन हमारे यहाँ पे खत्म होता है। आज आपने ये 5 क्वेश्चन जो करा, आज का क्या होमवर्क है, सिर्फ ये 5 क्वेश्चन देखना। उसके बाद जो आपका होमवर्क सेक्शन में ज्यादा नहीं देता, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा करके करना, क्योंकि क्लेम लॉस ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किया, तो आप इसको जो होमवर्क वाला सेक्शन है ना आपका, जो होमवर्क वाला सेक्शन उसमें ज्यादा मत करना। मतलब आज जो क्वेश्चन क्लास में करा है वो आप कर लेना, और प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चन है उसमें आप, मैंने लिख रखा था आज ज्यादा नहीं, कल भला ही आपने कर लेना। हाँ होमवर्क दे रहा हूं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 एक होमवर्क, और ऐसी क्वेश्चन क्लास में भी हुआ, क्वेश्चन नंबर 12 आपने होमवर्क करना, 13 मत करना, और 14 ऐसा क्लास में करा, तो आज 2 करो, 12 कल, फिर बाकी की 12 एंड 14 आज कर लेना। अगर आप वैसे 15 देखो तो वैसा भी क्लास में कराया मैंने, अगर आप यहाँ पे 17 देखोगे तो 17 दिख रहा है स्क्रीन पे, ऐसा ही क्वेश्चन जैसा अभी अपन ने करे। तो आपकी हिम्मत, 2 दिन में तो आपको करना ही होमवर्क पूरा, तो आज 12 और 14 अगर हिम्मत रही तो आपने कर लेना दूसरे वाले, ठीक है। तो आपके ऊपर है 12, 13, 12, 14, और आप 15 भी कर सकते हो, 16 भी कर सकते हो, आपकी हिम्मत। तो अभी 2 करो, अगर समय मिला तो करना, अदरवाइज 2 दिन में बांट लो होमवर्क को, ठीक है। चलिए तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते, कल फिर मिलेंगे हम लोग, और ये चैप्टर हमारा कल खत्म भी हो जाएगा। सो टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।